गुड आफ्टरनून बच्चों। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो याद करो, जब पिछले चैप्टर में पहली बार स्वेट इक्विटी शेयर्स का हमने जिक्र किया था तो आपको बताया था कि कंपनी अगर शेयर कैपिटल इशू करना चाहती है तो एक मोड उसमें से स्वेट इक्विटी शेयर्स भी होता है। और स्वेट इक्विटी शेयर्स सारी टाइप की कंपनीज कर सकती हैं, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। ये हमने पिछली क्लास में पिछले चैप्टर में सीख लिया था। तो स्टार्ट करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ना। फटाफट देखते जाना आप बच्चों। स्वेट इक्विटी शेयर्स को लेकर सबसे पहले दो मेजर सेक्शंस आपको बता देता हूं। स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिफाइन करा है, स्वेट इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लॉज 88 में, ठीक है ना। और सेक्शन 54 हमें पावर देता है फॉर इशुएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है जी। डिफाइन कहां किया है हमने? 2 क्लॉज 88 और सेक्शन 54 में क्या दी हुई है? पावर दी हुई है फॉर इशुएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बच्चों। लिखने से पहले एक बार आप थोड़ी सी ओरल बातें समझ लो बच्चों। नाम से ही पता चल रहा है स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब आपकी मेहनत, आपके पसीने के बदले में आपको दिए जा रहे हैं इक्विटी शेयर्स। बताना क्या प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए जा सकते हैं? आंसर इज नो, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स। किसी एम्प्लॉय की, किसी डायरेक्टर की हार्ड वर्क के बदले, कुछ वैल्यू एडिशन के बदले, उसके कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे कंट्रीब्यूशन के बदले उसे कंपनी खुश होकर दे रही है स्वेट इक्विटी शेयर्स। कंपनी कह रही है कि आपने बहुत अच्छा काम करा हमारी कंपनी के लिए। मान लो आपकी कंपनी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उस एक एम्प्लॉय ने आपकी कंपनी के लिए कोई मेडिसिन इन्वेंट करी है, कोई मेडिसिन का ट्रेडमार्क ले, मेडिसिन का पेटेंट ले लिया, मतलब एक मेडिसिन इन्वेंट करी और उसका पेटेंट करवा दिया कंपनी के लिए। तो एक बहुत अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसने मेडिसिन इन्वेंट करी, तो कंपनी ओनर्स खुश हो गए कि भाई आपको स्वेट इक्विटी शेयर देंगे। मान लो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसने कंपनी के सारे अकाउंटिंग सिस्टम्स को बिल्कुल सेटअप कर दिया, एक लाइन में ले आया है। कंपनी बहुत खुश है, कंपनी के डायरेक्टर्स ओनर्स बहुत खुश हैं, इसको स्वेट इक्विटी शेयर दे दिया। मतलब कोई भी आपने वैल्यू एडिशन दिया कंपनी को, अपनी मेहनत करी, अपनी मेहनत से कंपनी को कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, वैल्यू एडिशन दिया है, कंपनी का लॉन्ग टर्म फायदा करवाया है, तो कंपनी उसके बदले खुश होकर आपको इशू कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या इशू कर सकती है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन समझते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? द शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स द इक्विटी शेयर्स। याद रखना, ये सिर्फ इक्विटी की फॉर्म में हो सकते हैं, दीज कांट बी प्रेफरेंस शेयर्स। मीन्स द इक्विटी शेयर्स issued by company, issued by company to its, किस किस को इशू करती है? सिर्फ दो ही लोग हैं जिनको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जा सकते हैं। या तो वो कंपनी के कौन है? या तो वो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कंपनी में काम करने वाले लोग, या कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। अच्छा बताना, क्या कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी, कंपनी के मेंबर्स को भी, डिवेंचर होल्डर्स को भी स्वेट इक्विटी शेयर दिए जा सकते हैं? आंसर इज नो, सिर्फ दो लोगों को, एम्प्लॉय और कंपनी के डायरेक्टर्स। और इनको क्यों दिए जाते हैं? फॉर देयर, फॉर देयर वैल्यू एडिशन इन द कंपनी। इन्होंने जो मेहनत करी है कंपनी के लिए, कुछ वैल्यू एडिशन करा है, उसके लिए इन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जा सकते हैं। और मैंने वैल्यू एडिशन का आपको क्या एग्जांपल बताया? मान लो इस पर्सन ने आपकी कंपनी के लिए कोई मेडिसिन इन्वेंट कर दी, पेटेंट करवा दिया, कोई आईपीआर राइट आपके लिए ले लिया, इसके अलावा कोई आर&डी आपके लिए बढ़िया सी कर दी है, ठीक है ना। या कोई भी ऐसा कोई काम जो कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? कहां डिफाइंड है स्वेट इक्विटी शेयर्स? 2 क्लॉज 88। अच्छा, अब दूसरा सेक्शन आता है, सेक्शन 54। सेक्शन 54 कहता है दैट कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स। कंपनी के पास पावर है स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने की। द कंपनी
कैन इशू, कंपनी के पास पूरी पावर है टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स, बट कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। अगर वो कंडीशंस पूरी होती हैं तो आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो। क्या है वो कंडीशन? अगर देखा जाए तो मेन डिस्कशन इसी सेक्शन पर होना है। सेक्शन 2 क्लॉज 88 तो बस डेफिनेशन बताता है। डेफिनेशन तो सिंपल थी, इस बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मेन चीजें तो सेक्शन 54 में ही है कि अगर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है तो उसकी कंडीशंस क्या है या उसका प्रोसेस क्या है। तो बच्चों पहली कंडीशन तो ये कहती है कि अगर कोई भी कंपनी चाहती है स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना तो सबसे पहले पास दी स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको जनरल मीटिंग में पास करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर्स से स्पेशल रेजोल्यूशन। और आप सब जानते ही हो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कब माना जाता है? जब कितने परसेंट लोग फेवर में हो? 75%। 75% शेयर होल्डर, 75% मेंबर्स फेवर में होने चाहिए फॉर दैट डिसीजन। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये कहती है जो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो उसमें कुछ चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें मेंशन करना क्या है? बहुत जरूरी है। क्या? द रेजोल्यूशन शेल स्पेसिफाई, कुछ बातें आप रेजोल्यूशन पास करते टाइम बताओगे ही बताओगे। एक, कितने शेयर्स स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स बता दो जी, कितने इशू कर रहे हो। उन शेयर्स की क्लास क्या है, अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में। अच्छा, क्या आप उसके बदले कोई कंसीडरेशन भी ले रहे हो? तो ये सब बातें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पे बतानी थी, हालांकि वो पिछले सेशन में ही डिस्कस हुई है। बताना, स्वेट इक्विटी शेयर जो आप इशू कर रहे हो ये किस रेट पर करोगे? क्या आप पार वैल्यू पर कर सकते हो? यस। क्या आप डिस्काउंट पर कर सकते हो? आंसर इज यस। क्या आप प्रीमियम पर कर सकते हो? आंसर इज यस। आपकी मर्जी है, कंपनी की मर्जी है। कंपनी 10 रुपए का शेयर 10 में इशू करना चाहती है, कर दे। 10 का शेयर 8 में इशू करना चाहती है, कर दे। 10 का शेयर 12 में इशू करना चाहती है, कर दे। सर डिस्काउंट में तो आपने मना करा था कि शेयर कभी डिस्काउंट में इशू हो ही नहीं सकते। नहीं, मैंने ऊपर एक एक्सेप्शन भी लिखवाई थी कि इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट की एक एक्सेप्शन भी होती है। देखो, स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करा जा सकता है। क्या बात समझ में आती है? तो स्वेट इक्विटी शेयर्स को आप इशू कर सकते हो डिस्काउंट पे, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। ये ऑलरेडी एक्सेप्शन में मेंशन्ड है, सेक्शन 53 में मेंशन्ड है। तो मैंने क्या बोला, आप सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के टाइम पे आप बताओगे कितने शेयर इशू कर रहे हो, उनकी क्लास क्या है, करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसीडरेशन क्या है, आप कितने में इशू कर रहे हो, ये सब चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आप मान लो कि थर्ड ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है तो वो थर्ड ही है। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि भाई जब आप स्वेट इक्विटी शेयर्स कर रहे हो देन इफ द कंपनी, मैंने क्या बोला, अगर कंपनी क्या है, इफ द कंपनी इज, अब यहां पे कैटेगरी बन जाएगी बच्चों। थर्ड सिचुएशन में फर्दर कैटेगरी बनेगी। क्या? ये कह रहा है कि अगर कंपनी आपकी लिस्टेड कंपनी है, अगर कंपनी आपकी लिस्टेड कंपनी है तो आपको कंपनीज एक्ट के साथ साथ सेबी गाइडलाइंस कंप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो आप सेबी गाइडलाइंस को कंप्लाई करोगे। हाँ, अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको इसी एक्ट में दिए हुए रूल्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। याद है आपको? बताना जरा, इस चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 4 ऑफ कंपनीज एक्ट, वो बेयर एक्ट वाला, कौन से रूल्स एप्लीकेबल है? रूल्स का नाम बताया था मैंने जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था।
कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014 और अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर लगता है स्वेट इक्विटी शेयर्स का रूल नंबर 8, यानी कि आपको रूल 8 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014 कंप्लाई करना पड़ेगा। सेबी गाइडलाइंस हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है ना, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें क्या पढ़ने हैं? रूल्स। और रूल कौन सा है? वो रूल नंबर 8। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर बीइंग अ प्रोफेशनल आपको कभी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने की जरूरत पड़ जाए तो 3 चीजों का ध्यान रखना। सेक्शन 2 क्लॉज 88 में डेफिनेशन देख लेना, सेक्शन 54 की गाइडलाइंस देख लेना, सेक्शन 54 की पावर देख लेना, कंडीशन देख लेना। 3 कंडीशन है। पहली 2 कंडीशन पूरी करने के बाद तीसरी चीज ये चेक कर लेना, अगर आप लिस्टेड कंपनी का पार्ट हो तो सेबी गाइडलाइंस पढ़ लेना, वरना रूल 8 पढ़ लेना। हमारे सिलेबस में रूल 8 है, रूल 8 अभी हम डिस्कस करेंगे। आप लोग फटाफट से नोट डाउन करो। तो जल्दी बताओ, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या है? व्हाट आर स्वेट इक्विटी शेयर्स? ऐसे शेयर्स जो हम अपने एम्प्लॉइज या अपने डायरेक्टर्स को इशू करते हैं फॉर देयर वैल्यू एडिशन टू द कंपनी। एक तरह से हम उन्हें खुश होकर ये शेयर दे रहे हैं, तो हम उन्हें शेयर्स वो पार वैल्यू पर भी दे सकते हैं, डिस्काउंट वैल्यू पर भी दे सकते हैं, प्रीमियम पर भी दे सकते हैं। मान लो कंपनी का कोई शेयर चल रहा है, आपने उसे इशू करा था, फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपए है और 690 रुपए के प्रीमियम पे इशू करा, 700 रुपए का इशू करा था और आज मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है 800। तो आप कहते हो वो जो 800 रुपए का शेयर है ना, वो जो मार्केट में 800 रुपए का चल रहा है, वो हम स्वेट इक्विटी शेयर्स की तरह इशू करेंगे अपने एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को, और हम इशू करेंगे 400 रुपए में। कितने रुपए में? 400 रुपए में। मतलब 10 रुपए का क्या है? 10 रुपए का क्या है? फेस वैल्यू, 390 का प्रीमियम, 400 रुपए का, और मार्केट वैल्यू क्या चल रही है उसकी? 800 रुपए। तो देखा जाए तो उस एम्प्लॉय के लिए तो फायदा ही है, उसको 400 रुपए का फायदा मिल रहा है सीधा सीधा, ठीक है ना। क्या पास करना जरूरी है सेक्शन 54 के अंदर? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। अच्छा, ये बात भी आप लोग जानते हो, जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है या कोई भी जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, तो आपको क्या भेजना पड़ता है? नोटिस। और नोटिस के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए एक और चीज जाती है जिसका नाम है एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट। तो ये भी भेजनी पड़ेगी। आंसर इज यस। नोटिस भेजो, एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट भेजो, उसमें बताओ आप क्यों इशू करना चाहते हो, क्या क्लास ऑफ शेयर्स इशू करना चाहते हो, करंट मार्केट प्राइस क्या है, किन एम्प्लॉइज डायरेक्टर्स को इशू करना चाहते हो, उन्होंने क्या वैल्यू एडिशन दिया है, आप क्या कंसीडरेशन ले रहे हो, कंसीडरेशन कैश में ले रहे हो या कंसीडरेशन अदर देन कैश ले रहे हो, ये सारी बातें कंप्लाई करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो सेबी गाइडलाइंस भी पढ़ लेना, वो भी कंप्लाई करनी है। अगर अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी का मतलब प्राइवेट कंपनी है या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो आपको कंपनीज एक्ट का, सॉरी, कंपनीज रूल्स का रूल नंबर 8, और रूल्स का नाम क्या है? कंपनीज शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट एंड डिवेंचर्स रूल्स 2014। मैंने पहले ही बता दिया था शुरू में इस चैप्टर को स्टार्ट करते टाइम कि इस चैप्टर के रूल्स का नाम क्या है। तो स्टार्ट करें। अब हमें मेजर रूल 8 पढ़ना है, रूल 8 स्टार्ट करना है। स्टार्ट करें रूल 8। तो आ जाओ, स्वेट इक्विटी शेयर्स कि अब मेजर पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। मेजर बातें जो दी हुई हैं वो दी हुई है रूल 8 में। रूल 8 क्या क्या चीजें आपको बोलता है बताना। रूल 8 किसके लिए है एक बार ये बता दो। ओनली फॉर अनलिस्टेड कंपनी। अच्छा बताना, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो आपको रूल 8 में आना पड़ेगा? नहीं, फिर रूल 8 में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सेक्शन 54 कंप्लाई करो, सेक्शन 2 क्लॉज 88 को कंप्लाई करो और सीधा चले जाओ सेबी गाइडलाइंस पर। रूल 8 में आने की जरूरत ही नहीं है। रूल 8 में क्या क्या चीजें दी हुई हैं? एक चीज इसमें ऐसी है जो बहुत टेक्निकल है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, जो आपको बहुत ध्यान से देखनी और समझनी पड़ेगी। बच्चों रूल 8 में सबसे पहली चीज तो कुछ नहीं है, कहता है जी अगर इशू करना चाहते हो स्वेट इक्विटी शेयर्स, कोई दिक्कत नहीं है, इशू कर दो, हम मना नहीं करेंगे, पास करवा लो रेजोल्यूशन। हमें ऑलरेडी ये बात पता है। हाँ, इसने एक चीज एडिशनल मेंशन करी है स्पेशल रेजोल्यूशन को लेकर। इसने ये बोला है, रूल 8 ने ये बोला है कि स्पेशल रेजोल्यूशन जो आप पास कर रहे हो वो 12 महीनों के लिए वैलिड है। यानी कि जिस दिन आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा उसके 12 महीने के अंदर अंदर
स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल बी अलॉटेड, अगर 12 महीने के अंदर अलॉट नहीं हुए तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन की वैलिडिटी खत्म। यानी कितना पीरियड इसने आपको दिया है, द वैलिडिटी या फिर आप कह लो द अलॉटमेंट, किसकी, ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, द अलॉटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल बी डन, कितने दिनों में, शैल बी डन विद इन 12 months फ्रॉम डेट ऑफ ऐसा। अगर आप 12 महीनों में नहीं कर पाए तो उसकी वैलिडिटी खत्म, अब आपको फिर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है, फिर से पास करना पड़ेगा। अच्छा ये बताना, आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कैसे करते हो, एम्प्लॉइज को और डायरेक्टर्स को, ऊपर ये तो पढ़ लिया ना, 2 clause 88 में तो पढ़ लिया ना, एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को। अब रूल ये बात एक्सप्लेन करता है कि इशू करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स आप मानोगे कि नहीं, एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स, कौन से एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स एलिजिबल हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए, यानी कि डिफाइन करता है हु आर द एम्प्लॉइज या हु आर द डायरेक्टर्स हु आर एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो लॉ कहता है जी, ध्यान से समझना, लॉ मेकर ने एम्प्लॉय को बहुत ध्यान से डिफाइन करा, एम्प्लॉय के अंदर ही इसने डायरेक्टर भी डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। एम्प्लॉय के लिए इसने 3 बातें बोली हैं। पहला, परमानेंट एम्प्लॉय, अ परमानेंट एम्प्लॉय, अब परमानेंट एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉय को ई लिख दूं, आप समझ जाओगे। अब परमानेंट एम्प्लॉय इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है आपकी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है और वो इंडिया के साथ साथ बाहर भी बिजनेस कर रही है, क्या बाहर वाला जो इंडिया से बाहर काम कर रहा है परमानेंट एम्प्लॉय, क्या उसे भी स्वेट इक्विटी शेयर दिए जा सकते हैं, आंसर इज यस। तो एक परमानेंट एम्प्लॉय चाहे वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो। दूसरा, डायरेक्टर, सॉरी, दूसरा कौन है, अच्छा था ना, एक टेम्परेरी एम्प्लॉय है, टेम्परेरी एम्प्लॉय समझते हो, टेम्परेरी बेसिस पर आया 2 महीने या ट्रेनिंग पर आया 3 महीने के लिए, क्या उसे भी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे जा सकते हैं, आंसर इज नो, सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय को ही पावर दी है। अच्छा दूसरा कौन है, अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी वेदर होल टाइम और नॉट, वेदर होल टाइम और नॉट इन इंडिया, होल टाइम और नॉट, ये आप इन्वर्टेड कॉमर्स, सॉरी कॉमर्स में कर लो, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मतलब एक ऐसा डायरेक्टर चाहे वो होल टाइम हो या नहीं हो, समझना, एम्प्लॉय के लिए तो कह दिया जी परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी को नहीं देंगे। अगर कोई टेम्परेरी एम्प्लॉय है तो उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं मिल सकते, बट डायरेक्टर के लिए क्या कहा है, डायरेक्टर के लिए कह रहे हैं भैया वो होल टाइम हो या ना हो। बड़ी नाइंसाफी है, डायरेक्टर पार्ट टाइम भी चलेगा, होल टाइम भी चलेगा, एग्जीक्यूटिव भी चलेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव भी चलेगा, इंडिपेंडेंट भी चलेगा, नॉन इंडिपेंडेंट भी चलेगा, यानी डायरेक्टर कोई भी हो, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, बट एम्प्लॉय सिर्फ परमानेंट चलेगा और वो भी इंडिया में या आउटसाइड इंडिया। क्या बात समझ में आती है। और थर्ड, एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, आपकी होल्डिंग कंपनी का एम्प्लॉय या डायरेक्टर और सब्सिडरी कंपनी, अगर उसका भी उस वैल्यू एडिशन में कोई हाथ है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है उस वैल्यू एडिशन देने में। तो बताओ, 3 चीजों को डिफाइन करा, 3 लोगों को एलिजिबल माना है स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए, कौन कौन, एम्प्लॉय परमानेंट वाला, डायरेक्टर चाहे होल्ड टाइम या नहीं, और एम्प्लॉय या डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी या फिर उसकी सब्सिडरी।
क्या बात समझ में आती है? फटाफट पहले ये 3 कंडीशंस देखो, पहले ये 3 कंप्लायंसेस देखो, उसके बाद आगे चलें। अभी रूल 8 खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ये 3 चीजें देखो। एक इसके अंदर क्वेश्चन है, एक इसके अंदर पॉइंट है जो बहुत टेक्निकल है, जो बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। ये चीजें देखो आप पहले। ये 3 चीजें क्लियर हुई। स्पेशल रेजोल्यूशन, अलॉटमेंट विद इन 12 मंथ्स, और तीसरा परमानेंट एम्प्लॉय, होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, विद इन आउटसाइड इंडिया दोनों के लिए। और तीसरी क्या है? एम्प्लॉयर डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। अब फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क है, आपको थोड़ी सी फोर्थ पॉइंट में खुद मेहनत करनी है, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस क्रैमिंग करनी है, आप चीजें लर्न करनी है। क्या था जी? जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी उसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे? कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। आप कहोगे सर तो सेक्शन 54 में भी तो थे। हाँ, उसमें भी थे, इसमें भी हैं। सेक्शन 54 के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो वो 2 पॉइंट से बने, एक पॉइंट था। यहां पर इन्होंने इन टोटल 13 पॉइंट्स दे रखे हैं, और ये 13 पॉइंट्स कुछ नहीं है, ये आपको रीड एंड लर्न करने हैं। आइडिया देता हूं, कुछ नहीं है, सिंपल चीजें हैं। बोर्ड मीटिंग किस दिन करी थी वो बता दो, किसको इशू कर रहे हो वो बता दो, किस प्राइस पर इशू कर रहे हो वो बता दो, जस्टिफिकेशन क्या है प्राइस का वो बता दो, क्या वैल्यू एडिशन दिया उन्होंने कंपनी को वो बता दो। ऐसे करके 13 पॉइंट्स हैं जो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन करने हैं। ये बस आपको लर्न करने हैं, इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं है। कोई डाउट हो तो मैं बैठा। क्या यहां तक की बात समझ में आई आपको? क्या यहां तक की बात समझ में आई स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए? अब आता है सबसे मेजर और टेक्निकल पॉइंट स्वेट इक्विटी शेयर्स का, लिमिट ऑन इश्यूएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। आप कितने तक की लिमिट के स्वेट इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हो? लिमिट ऑन, क्या ऐसा है जितनी मर्जी जितना मन करे उतना इशू करते चलो? इश्यूएंस ऑफ, ऐसा नहीं होता भाई। आपको इसके लिए प्रॉपर लिमिट दी हुई है, और ये लिमिट कहां दी है? वहीं रूल 8, या कह लो रूल 8 सब रूल 4। ठीक है ना? आप रूल 8 भी लिख दोगे, इतने सब रूल्स में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक रूल 8 भी मेंशन कर दोगे तो काफी होगा। ये लिमिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, इसके ऊपर बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। बच्चों ऐसा नहीं है कि एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है और कितनी मर्जी वैल्यू के कर दे, कितने मर्जी अमाउंट के कर दे, ऐसा नहीं होता। एक लिमिट दी हुई है कि भैया इतनी लिमिट तक ही आप इशू करोगे, इससे बियॉन्ड जाना आपको परमिसिबल नहीं है। और ये लिमिट की कैटेगरी क्या है? अगर आपकी कंपनी न्यू कंपनी है तो क्या होगा, अगर आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो क्या होगा? अगर आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो लिमिट क्या है, अगर आपकी कंपनी न्यू कंपनी है तो लिमिट क्या है? समझना, अगर आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो लॉ मेकर ने कहा है जी देखो, ऐसे बनाए, हाँ ऐसे ठीक रहेगा। लॉ मेकर ने कहा है, ध्यान से देखना, आप इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स कितने तक की लिमिट के इशू कर सकते हो? या तो 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, और 25%, और क्या बोला मैंने? नहीं नहीं, 25% तो ओवरऑल लिमिट है, और 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड आपकी लिमिट क्या है? हाँ, 1 साल में लिमिट है, और 5 करोड़ रुपीज। इन दोनों में से विच एवर इज हायर?
विच एवर इज हाई। और ये लिमिट है एनुअल लिमिट, मतलब एक साल में इतने इशू कर सकते हैं। मतलब कंपनी किसी पर्टिकुलर ईयर में स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है तो वो देख ले स्वेट इक्विटी शेयर्स की वैल्यू 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 5 करोड़ विच एवर इज हायर, उतनी मैक्सिमम लिमिट के इशू कर सकते हो। बट हाँ, एक और लिमिट है ओवरऑल लिमिट की, पूरी जिंदगी में बस इतने के ही इशू कर सकते हो, इससे ज्यादा लिमिट नहीं जानी चाहिए। ओवरऑल लिमिट क्या है? एक ओवरऑल लिमिट भी है। ओवरऑल लिमिट क्या है? लॉ कहता है जी ओवरऑल लिमिट ये है, मैक्सिमम अप टू 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। मैक्सिमम अप टू 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब एक साल में तो इतनी, बट पूरी जिंदगी भर में इतनी। एग्जाम्पल से समझाता हूं। कंपनी की इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़। क्वेश्चन ये पूछा है एग्जामिनर ने, कितने के स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे जा सकते हैं? तो पहले तो एनुअल लिमिट निकालो। इसकी अगर मैं एनुअल लिमिट कैलकुलेट करूं तो बताना आंसर क्या आएगा। सर एनुअल लिमिट का मतलब 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 15% कितना हो गया? 1.5 CR और 5 करोड़। विच एवर इज हायर, बताना हायर कौन सा है। यानी कि हम एक साल में 5 करोड़ तक के इशू कर सकते हैं। बट अभी आंसर नहीं आया, ये तो एनुअल लिमिट निकली है। अगला ओवरऑल लिमिट चेक करो। ओवरऑल लिमिट में वो कितना कह रहा है कि कितने के स्वेट इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं कंपनी के पास। ओवरऑल लिमिट है 25%, यानी 10 करोड़ का 25% अप टू 2.5 करोड़। यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या आएगा अगर दोनों लिमिट्स को कंपेयर करा जाए? एक साल में 5 करोड़ है, बट जब पूरी लाइफ टाइम की लिमिट ही 2.5 करोड़ रुपए है, फाइनल आंसर क्या है? 2.5 करोड़। समझे मेरी बात? तो एक तरह से देखा जाए, यू हैव टू डू टू कंपैरिजन। पहले तो एनुअल लिमिट में से निकाल लो हायर, वो बहुत इजी है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़, इन दोनों में से जो हायर आ रहा है वो लिमिट लिख लो। फिर लिखो कि भाई क्या वो पूरी कैपिटल का, इक्विटी कैपिटल का 25% से ज्यादा तो नहीं है, ठीक है ना? 25% से ज्यादा तो नहीं है, तो फिर 25% वाली लिमिट जोन सी भी निकलेगी, वहां तक के इशू कर सकते हो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा बताना, अगर आपकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करोड़ की ना होकर 30 करोड़ की होती, फिर बताना कितने के मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकते हो आप? कितने के मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकते हो आप? निकालते हैं एक बार। पहले तो एनुअल लिमिट, एक साल में कितने कर सकते हैं? तो एक साल में दो लिमिट निकलेंगी। पहली तो 15% निकाल लो, 15% हो जाएगी 4.5 करोड़ और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। तो हमारा आंसर आया कि भाई एक साल में तो 5 करोड़ के इशू करने की पावर दी है, बट इसको भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि 25% ऑफ ओवरऑल लिमिट, तो 30 का 25% 7.5 होता है। वैसे एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ओवरऑल लिमिट कितनी है? ओवरऑल लिमिट है 7.5 करोड़, यानी कि ओवरऑल में 7.5 करोड़ के इशू कर सकता हूँ, और मैं उससे कम के ही कर रहा हूँ, 5 करोड़ के ही कर रहा हूँ। पास्ट में मान के चल रहा हूँ मैं, पास्ट में एक भी रुपए का इक्विटी शेयर नहीं था, पास्ट में एक भी रुपए का इक्विटी शेयर नहीं था, तो हम इस साल 5 करोड़ के कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ओवरऑल लिमिट के अंदर है। राइट? यानी आपको दो लिमिट्स कंपेयर करनी है। एक तो एनुअल लिमिट, इस साल कितने इशू करूंगा, इस पर्टिकुलर साल में कितने इशू करूंगा, 15% 5 करोड़ जब है। टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो सकते हैं कंपनी में? टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 25% ही हो सकते हैं। दो एग्जांपल दिए आपको, इनसे आई गेस समझ आ गया होगा। फटाफट नोट डाउन करो ये।
फिर बात करें न्यू कंपनी के लिए लिमिट क्या है। बच्चों न्यू कंपनी के लिए यही बता देता हूं, न्यू कंपनी के लिए पहली वाली एनुअल लिमिट सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये कहता है जी 15% पेड अप शेयर कैपिटल का, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का, और 5 करोड़ एच दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल लिमिट के लिए कहता है ये नई कंपनी इशू कर सकती है मैक्सिमम अप टू 50% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, यानी कि लिमिट बढ़ा दी है। क्योंकि देखो ना, नई कंपनी है, चाहती है ज्यादा से ज्यादा शेयर कैपिटल हो, इसलिए उनके लिए लिमिट बढ़ा दी है। क्या बात समझ में आती है? मैक्सिमम अप टू 50% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल अप टू 10 ईयर्स, यानी कि इन कॉर्पोरेशन से 10 साल तक के लिए है बस। ये जो आपको लिमिट दी गई है सिर्फ 10 साल, यानी कि अगर इन कॉर्पोरेशन से 10 साल तक के लिए इशू कर रहे हो, मतलब सॉरी इन कॉर्पोरेशन से 10 साल के बीच में इशू कर रहे हो, तो वो लिमिट कितनी चलेगी? 50% वाली। और एक बार 10वां साल क्रॉस करा तो आपके ऊपर कौन सी लिमिट लग जाएगी? फिर एग्जिस्टिंग लिमिट। तो बताना, एक कंपनी 2025 में इशू कर रही है और बनी थी वो 2018 में, इशू कब कर रही है? 2025, बनी कब थी? 2018। बताना उसके ऊपर कौन सी लिमिट लगेगी? 50% वाली। अच्छा बताना, वो कंपनी 2020 में इशू कर रही है, अब कौन सी लिमिट लगेगी? अब कौन सी लिमिट लगेगी? ए वाली, एग्जिस्टिंग कंपनी वाली। am I क्लियर? क्या बात समझ में आती? बस इतना ही डिफरेंस था और यही मेन टेक्निकल पॉइंट था। ये दो एग्जांपल बहुत अच्छे से नोट कर लेना और याद रखना, जब भी पेपर में क्वेश्चन आए और ये ना दिया हो कि वो कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है या न्यू कंपनी है, तो हमेशा आप उसे एग्जिस्टिंग मान के चलोगे। हमेशा बाय डिफॉल्ट आप क्या मान के चलोगे पेपर के लिए? कि वो एग्जिस्टिंग कंपनी है। आई एम क्लियर? ठीक है ना? पेपर में आपसे लिमिट निकालने के लिए पूछे, पेपर में दे रखी हो कि भैया इतनी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतने के स्वेट इक्विटी शेयर्स प्लान कर रहे हैं, और बताओ बताओ आप कंपनी के एक मेजर हिस्सा हो, आप बताओ कि क्या कंपनी इतने के इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते तो नहीं कर सकती? हमेशा आप उसे एग्जिस्टिंग कंपनी मानोगे। आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल जी, 15% इतनी बनती है, 5 करोड़ और विच एवर इज हायर में ये लिमिट आती है। बट मैक्सिमम लिमिट तो पूरे ओवरऑल स्वेट इक्विटी शेयर्स की होती है 25%। जो भी इन दोनों में से लिमिट के अंदर बैठेगा उतने के इशू कर देंगे। ये रूल 8.4 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रूल 8.4 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। डन। और इन स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए एक लास्ट बात नोट डाउन कर लो, ये लास्ट बात है जो हमें इसके लिए ध्यान में रखनी है। बच्चों अगर कंपनी ने आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी वो शेयर्स बेचे नहीं जा सकते 3 साल के अंदर। यानी कि द स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी आर नॉन ट्रांसफरेबल अप टू 3 इयर्स। यानी कि मान लो एक कंपनी ने XYZ लिमिटेड ने आपको स्वेट इक्विटी शेयर दिया, मान लो मिस्टर ए को इन्होंने इशू करा स्वेट इक्विटी शेयर, तो ये इसको कितने साल तक के लिए नहीं बेच सकते? कांट ट्रांसफर और सेल फॉर 3 इयर्स। कांट ट्रांसफर और सेल, ये सेल है अप टू 3 इयर्स, यानी कि आपको मिनिमम 3 सालों के लिए तो उसे अपने पास रखना ही रखना पड़ेगा। क्या सर 3 साल बाद बेच सकते हैं? आंसर इज यस। द स्वेट इक्विटी शेयर्स, इसे बोलते हैं बच्चों लॉक इन पीरियड। क्या बोलते हैं इसे? लॉक इन पीरियड। अगर इसकी टेक्निकल टर्म आपको बोलूं तो इसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड, कि मतलब ये इतने साल के लिए लॉक हो गए, इतने साल के लिए इसी बंदी के पास रहेंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स issued by company can't be sold for 3 years, और इस 3 इयर्स को टेक्निकली क्या बोलते हैं? लॉक इन पीरियड। तो कभी कभार इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द लॉक इन पीरियड फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 ईयर। अच्छा 3 साल के बाद बेच सकते हैं? यस, 3 साल के बाद आपको अलाउड है, आप उसे बेचो, कुछ भी करो उसके साथ, जला दो, निफाड़ दो, फेंक दो, कुछ भी करो। राइट? तो ये हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स का काम होता है खत्म। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जो एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को उनकी मेहनत, उनके हार्डवर्क, उनके वैल्यू एडिशन के लिए इशू करे जाते हैं, चाहे पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर।
इशू करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है, और स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ जो नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी उसके कुछ कंटेंट्स हैं जो रूल 8 में मेंशन करे हैं, वो सारे के सारे 13 कंटेंट्स मेंशन होने चाहिए। जब भी स्वेट इक्विटी शेयर्स मेंशन करोगे तो लिमिट में मेंशन इशू करोगे, लिमिट में इशू करना। वो लिमिट क्या है, रूल 84 उसको डिफाइन करता है। एक साल में 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, बट ओवरऑल लिमिट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, ऑफ 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लो किसी कंपनी में 1 करोड़ की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है तो 25 लाख के ही स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे जा सकते हैं, 25 लाख से ज्यादा वो नहीं जा सकते। बट हाँ, अगर नई कंपनी है तो वो फर्स्ट 10 ईयर्स में 50% तक के इशू कर सकती है। क्या बात समझ में आती है? और क्या लॉकिंग पीरियड है स्वेट इक्विटी शेयर्स का? 3 ईयर्स। तो बच्चों हमारा छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्वेट इक्विटी शेयर्स। रेलेवेंट सेक्शंस आर 2 क्लॉज 88, सेक्शन 54 एंड रूल 8 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 along with the SEBI guidelines if your company is the listed company। तो यहां हम इसे खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।